प्रिय के विशिष्ट अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया मंच पर आसीन होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मॉडल एंड कल्चर ट्रेनिंग फाउंडेशन द्वारा प्रेरित और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित आचार्य वंदना समारोह में हमारे साथ उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए जीनी परिवार आपका हार्दिक आभारी है। आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ जो अन्य अतिथिगण जुड़े हुए हैं, आइए उनका परिचय आपसे करवाती हूँ। श्री भुवन सिंह कोठारी, राष्ट्रीय संयोजक INCTF, श्री टीपी मेहता, रिटायर्ड प्रिंसिपल, मोरासा हाई स्कूल, प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सिंह, माननीय कुलपति, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर KN सिंह, कुलसचिव GTU और कुलपति जी के सभी पूजनीय गुरुजन। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है, कृपया आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करें। कार्यक्रम का प्रारंभ यूट्यूब पुलिस से करते हैं, अतः आप सभी से अपने स्थान पर खड़े होने का विनम्र अनुरोध है। कल्याण का अरे हिमालय, गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय, JDU समुचित ज्ञान समन्वय। इनोवेशन की मशाल उठाए, ज्ञान को चारों ओर फैलाए, विश्वकर्मा की कृपा को पाकर विश्व फलक पर शान बढ़ाए। नवीनता की खुशबू से जो भारत का कण कण महकाए, ज्ञान पिपासु शिष्य वृंद की तपो साधना सफल बनाए। JDU समुचित ज्ञान समन्वय। अनुभवी शिक्षक कौशल बढ़ाए, परहितकारी पाठ पढ़ाए, अनुसंधान और ज्ञान का संगम भावी पीढ़ी उज्जवल बनाए। आत्मनिर्भर युवा बने, शिक्षित विकसित राष्ट्र कहलाए, गौरव माता पिता का बढ़ाए, हर मन में विश्वास जगाए। JDU समुचित ज्ञान समन्वय।
विकास का यही क्रम दोहराए, जिटियु को सर्वश्रेष्ठ बनाए, हासिल करके उच्च सफलता शिक्षा जगत में क्रांति लाए। सिद्धपुर सोमनाथ सूरत से कच्छ तलक फैला ज्ञानालय, अपार संजोए संभावना गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय। JDU समुचित ज्ञान समन्वय। कृपया बैठ जाएं। वीडियो संगीत की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सेठ जी से अनुरोध है कि कृपया माननीय राज्यपाल महोदय जी का पुष्पगुच्छ और शॉल से सम्मान करें तथा स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं श्री नंद शेठ को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया माननीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी को हस्त निर्मित स्केच भेंट करें। डॉक्टर के.एन. शेठ सर से अनुरोध है श्री गुरवंत सिंह कोठारी जी का पुष्पगुच्छ और शॉल से स्वागत करें तथा स्मृति चिन्ह भेंट करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वीडियो के कुल सचिव डॉक्टर के.एन. शेठ सर से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करती हूँ। नमस्कार, सुप्रभातम। आज के ये गौरवपूर्ण आचार्य निवारण कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि गुजरात राज्य के सम्माननीय राज्यपाल श्री एवं गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति ऑनरेबल आचार्य देवव्रत सर, जिसकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसे हमारे कुलगुरु प्रोफेसर नवीन सेठ सर, गुरवंत सिंह जी कोठारी सर, हमारे साथ कुलगुरु सर को जिसने पढ़ाया है उसके बचपन में, वैसे हमारे उसके प्रिंसिपल श्री सभी जिसका आज अभिवादन होने वाला है, वो सम्मान होने वाला है, गुरुवंदना होने वाली है, वैसे हमारे कुलगुरु के सभी शिक्षक थे और आज के एक गौरवपूर्ण अवसर पे पधारे हुए सभी मेहमान
सीडीयू के गुरुजनों और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी कर्मचारियों का मैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। श्री कोमल सिंह कोठारी, राष्ट्रीय संयोजक IMCTF से अनुरोध है कि कृपया भी आए और प्रार्थना में उपस्थित सभी व्यक्तियों को आचार्य गणना समारोह के महत्व से अवगत कराएं। मंचा से गुजरात के मान्यवर राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री नवीन भाई शेख जी, प्रिंसिपल पूर्व श्री PP मेहता साहब और कुल सचिव श्री शेख साहब, अन्य उपस्थित आचार्य वृंद, मुमुक्षु छात्रगण, परिवार के सदस्य एवं अतिथि बंधुओं, आज व्यास पूर्णिमा का दिन भी है और आज के दिन वृंदावन के अंदर अनेकों भक्त गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। इससे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। व्यासो नारायण और नारायण गुरु ये भी कहा गया है, जिन्होंने चारों वेदों को व्यवस्थित किया, सूत्र लिखा, 18 पुराण की रचना की। ऐसे व्यास जी महाराज का भी आज वंदन करते हैं। हमारे परंपरा के अंदर अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धों श्रेणी ने चत्वारि तस्य वर्धन से आयु विद्या बलो ये भी कहा गया है। IMCTF जिसकी प्रेरणा से गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सिर्फ थीम के ऊपर IMCTF काम करता है, इनिशिएटिव ऑन मोरल कल्चर ट्रेनिंग फाउंडेशन। पहली थीम है कंजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, दूसरी थीम है प्रिजर्व इकोलॉजी, तीसरी थीम है सस्टेन एनवायरनमेंट। ये तीनों थीमों का जो विचार करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अस्तित्व के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। हम कल्पना कर रहे हैं हमको 1 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिले, हमारी क्या स्थिति बन जाएगी। तो ये तीनों चीजें पर्सनल हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। अगली थीम है नारी सम्मान, पांचवी थीम है इंटरप्रेट ह्यूमन फैमिली वैल्यूज, और छठी थीम है इसकी व्यक्तिगत जीवन के बाद मेरा एक पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है। उसके बिना मैं रह नहीं सकता। मेरा जो कुछ विकास है, मेरे जीवन के अंदर जो भी सारे सद्गुणों का विकास होता है, संवेदनाओं की जागृति होती है, मैं एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता हूँ। इसकी प्रथम पाठशाला परिवार है, जो सृष्टि की लगभग इकाई है, जहाँ मनुष्य के अंदर सब प्रकार की चेतनाओं का विकास भी होता है। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देता है, गुरु हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी करता है। अनेक प्रकार से अपने स्वयं के जीवन का अवधान प्रस्तुत करके भिन्न 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 औपचारिक अनौपचारिक वार्तालापों के द्वारा शिष्य के अंतर्गत जो ढलाई होती है, तो उन्होंने जो दिए दिव्यता, जो सद्गुण दिए, उनको जागृत करता चला जाता है। उसे कहना चाहिए कि पूर्णत्व की ओर वो कैसे बढ़ सके, ईश्वर को उन्हें ले जाता है। अंत के अंदर पीयूष जोशी ने गीत गाया है, मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत क्यों रहना चाहिए? तो आज जो किस वाली बात आ रही है विश्व के अंदर, आज जो सारी समस्याएं हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की है, चाहे इकोलॉजी बैलेंस की है, वो क्यों हुई 150 वर्षों के अंदर, उसका समाधान पश्चिम के पास नहीं है। उसका समाधान भारत के दर्शन के अंदर है। इससे जो किस वाली बात आई है, तो भारतीय दर्शन को 6 सिद्धांतों के अंदर IMCTF ने डाला। और कनेक्टिविटी जब तक इसके प्रति हमारी नहीं होगी, संबंधों की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते। तो भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके हम इन 6 सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति को, समाज को, संपूर्ण देश को और विश्व को
उस एकांत भाव से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसके अंदर आप सब सहभागी बने। इस शब्दों के साथ मैं को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। माननीय सरस्वती महोदय ने अपनी शिक्षा मोरासा हाई स्कूल से प्राप्त की। माननीय सरस्वती जी ने 1965 से 1966 के दौरान 5वीं से 11वीं की कक्षा की शिक्षा इस स्कूल से प्राप्त की। यह विद्यालय गुजरात राज्य के अरावली जिले में स्थित है और लगभग 100 वर्ष पुराना है। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि माननीय सरस्वती महोदय के गुरुजन आज यहाँ उपस्थित हैं, जिनके सम्मान के लिए आचार्य वंदना समारोह का आयोजन किया गया। अब मैं डॉक्टर नवीन सेठ सर से सर्वप्रथम गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री आचार्य देवदत्त जी के पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब मैं डॉक्टर नवीन सेठ सर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री सेठ जी से विनती करती हूँ, कृपया श्री सीसी सुथार जी का वर्णन करें, जिन्होंने समाजशास्त्र की शिक्षा प्रदान की। औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। और आपसे अनुरोध है कि श्री नवनीत भाई पटेल का पूजन करें, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रदान किया। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति कृपया संगीत के शिक्षक श्री एम एन शाह जी का पूजन करें। शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री बीके आचार्य जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जिन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्रदान की। आपसे अनुरोध है कि कृपया उनका पूजन करें। अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि विज्ञान विषय के प्राध्यापक श्री टी एम शाह जी का पूजन करें।
हमारे साथ श्री एस.बी. कटारा जी उपस्थित हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स की शिक्षा प्रदान की। आपसे अनुरोध है, कृपया उनका वंदन करें। श्रीमती आनंदीबेन अमीन से आपने गुजराती विषय की शिक्षा ग्रहण की। कृपया उनका पूजन करें। गुजरात परिवार की ओर से आप सभी गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं समारोह में उपस्थित श्री प्रीति मेहता जी को आमंत्रित करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि वो आज इस विशिष्ट अवसर पर अपने अमूल्य वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। આજના સમારોહના મુખ્ય મહેમાન માનનીય શ્રી રાજ્યપાલ સાહેબ, માનનીય શ્રી નેશનલ કોઓર્ડિનેટર શ્રી ગુણવંતસિંહ પટેલ સાહેબ, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીના આદરણીય વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ડોક્ટર નવીનભાઈ શેઠ, મંચસ્થ माननीय विद्वान महानुभाव साहेब तथा सर्वे सारस्वत मित्र, आज गुरु पूर्णिमा दिवस है। आज पवित्र दिवस वाइस चांसलर श्री नवीन भाई आ प्रसंग आयोजन कर समग्र शिक्षण जगत ने प्रेरणा आपी है। आज दिवस यूनिवर्सिटी लेवले माननीय राज्यपाल साहेब कुलपति श्रीना सानिध्यમાં તેમના આશીર્વાદ સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિનો સુવર્ણ પ્રસંગ છે। યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી નવીનભાઈએ પોતાના શિક્ષણ ગુરુઓને યાદ કરી આ પ્રસંગે બહુમાન આપ્યું છે। ગુરુ કરતા शिष्य सवाया था ते जोવાનો આનંદ અનેરો છે। વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી નવીનભાઈ નો જીવન મંત્ર છે ઓછું બોલવું અને વધુ કામ કરવું। તેમનું વતન મોડાસા છે। મોડાસાની હાઈસ્કૂલમાં તેમણે અભ્યાસ કર્યો છે। તેઓને મેં શાંત, सेवाभावी, विवेक विनय संपन्न होशियार विद्यार्थी तरीके जोया છે। विद्यार्थी अवस्थाમાંથી તેમનામાં રાષ્ટ્રીય ભાવના અને ભારતીય સંસ્કૃતિના સંસ્કાર મેં જોયા છે। તેમણે ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર પદે રહી યુનિવર્સિટીને राज्य कक्षाए અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ યુનિવર્સિટી બનાવી છે। આ પ્રસંગે મને ગૌરવ થાય છે કે મારી મોડાસા હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થી શ્રી નવીનભાઈ શેઠે યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર પદને જીતાવ્યું। તેમના નેતૃત્વ નીચે યુનિવર્સિટીએ ઘણા સિદ્ધિના સોપાન સર કર્યા છે। આ યુનિવર્સિટીએ સ્ટેટ લેવલે તેમજ નેશનલ લેવલે શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિઓ અને ઉજ્જવળ પરિણામો મેળવી ઘણા પ્રશંસા એવોર્ડ મેળવ્યા છે। સને 2019માં યુનિવર્સિટીને ગુજરાત સરકાર તરફથી પ્રશંસા એવોર્ડ મળેલ છે। પુનઃ સને 2019માં યુનિવર્સિટીને ગુજરાત સરકાર તરફથી રેટિંગ ફ્રેમવર્કમાં પ્રથમ નંબરે આવવા બદલ એવોર્ડ મળેલ છે।
અને 2018માં યુનિવર્સિટીને એક્સેલન્સ એવોર્ડ મળેલ છે અને 2017માં યુનિવર્સિટીને બેસ્ટ ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી એવોર્ડ મળેલ છે. આ સિદ્ધિઓનો યશ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ડોક્ટર નવીનભાઈ શેખ અને યુનિવર્સિટી પરિવારને આભારી છે. આવા શિક્ષણ ક્ષેત્રને ભરેલા શ્રી નવીનભાઈ શેઠને પ્રભુ દીર્ઘાયુ આપે અને તેમના જ્ઞાનનો લાભ યુનિવર્સિટીને મળતો રહે તેવી મારી શુભેચ્છા અને આશીર્વાદ છે. આ યાદગાર પ્રસંગે વિભૂતિના તરીકે વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી નવીનભાઈને ભગવદ્ ગીતા અને શાલ આપવા માનનીય શ્રી રાજ્યપાલ સાહેબને નમ્ર વિનંતી કરું છું. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. संकल्प के लिए श्री पटेल मोदी जी से निवेदन है. આપની પાસે આ પ્રકારની એક પત્રિકા છે જેની અંદર સંકલ્પ છે. એ સંકલ્પ હું બોલું એ પછી દોહરાવવા માટે આપ સૌને વિનંતી. આપ જરા હાથમાં રાખશો અને શક્ય હોય તો ઉભા થઈને આપણે સંકલ્પ લઈશું અને બે હાથ જોડેલી મુદ્રામાં ઉભા રહીશું. વનોના પ્રતીક તરીકે વૃક્ષોનો આદર કરીશ. હું વન્યજીવોના પ્રતીક તરીકે સર્પ સૃષ્ટિનો આદર્શ કરીશ. હું જીવ સૃષ્ટિના પ્રતીક તરીકે ગાયનો આદર કરીશ. હું જળના પ્રતીક તરીકે ગંગાનો આદર કરીશ. હું પ્રકૃતિના પ્રતીક તરીકે ધરતી માતાનો આદર કરીશ. હું માનવીય મૂલ્યોના પ્રતીક તરીકે માતા પિતાનો આદર કરીશ. હું માતૃત્વના પ્રતીક તરીકે નારીઓનો આદર કરીશ. હું ભારત માતાના પ્રતીક તરીકે યુદ્ધના સેના નાયકોનો આદર કરીશ. હું શીખવવાની પ્રવૃત્તિના પ્રતીક તરીકે શિક્ષકોનો આદર કરીશ. ભારત માતા કી જય. ભારત માતા કી જય. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहती हूँ जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में सीपीयू साल दर साल प्रगति कर रहा है. विशिष्ट प्रतिभा के धनी और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नवीन शेठ जी से विनम्र अनुरोध है
ये अपने विचार हम सभी के सम्मुख रखें। नमस्कार। परम श्रद्धेय आदरणीय कुलाधिपति और गुजरात राज्य के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, आज के इस कार्यक्रम में खास उपस्थित IMCTF के अखिल भारतीय संगठन मंत्री कुलवंत सिंह जी, हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर KN खेर सर, आज के कार्यक्रम में मुझे जिसने पढ़ाया श्री प्रवीण भाई मेहता, हमारे सभी गुरुजनों जो कहीं दिक्कतें उठाकर इस कार्यक्रम में खास पधारे हैं, IMCTF के गुजरात के सभी अधिकारी, मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे विद्यार्थी बंधु, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अध्यापकगण, कर्मचारीगण, भाइयों तथा बहनों, जब एक टूर पर, अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, इस कार्यक्रम में भी हम लिमिटेड इन्विटेशन दे रहे हैं, लेकिन जब पहले सब ठीक ठाक था तो मुझे डॉक्टर मिले। वो डॉक्टर, पूरे डॉक्टर का ग्रुप यूरोप की टूर पर गया था और वो अपना अनुभव बताते थे। सीनियर सर्जन है वो डॉक्टर, तो उन्होंने अनुभव बताया कि जब हम लंदन में गए तो बस जो इंटरेस्टिंग प्लेसेस ऑफ द लंदन सब ले गए, ट्राइफल्गर स्क्वायर और सब जगह पर, लेकिन बाद में हमारी बस को लेकर एक छोटे गांव में ले गए हम इनको भी लगा कि कहाँ ले जाते हैं। फिर वहां जाकर एक 100 साल पुरानी स्कूल थी, वहां लेकर गए और फिर वहां स्कूल का जो कर्मचारी था वो सब टॉर्च से और सब बताता था कि ये जो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में क्या है कि ठंड की वजह से सब फ्लोरिंग और सब कुछ लकड़ी का होता है, ये सब लकड़ी पर अपनी टॉर्च से बताता था कि हमारे पूर्वजों ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और ब्रिटेन की नेवी ने जर्मनी को जो हटाया था और उसकी पूरी नेवी को नष्ट किया था, और जो क्रूसी के जो लकड़े थे, लकड़े इसमें है। स्टोरी में इसलिए बताता हूँ, इंग्लैंड के कोई भी बच्चा बोलेगा कि चर्चिल ने क्या किया, अमेरिका का तो इतिहास है केवल 400 साल पुराना इतिहास है, फिर भी वो बताएगा कि वॉशिंगटन ने क्या किया, अब्राहम लिंकन ने क्या किया। MIT जैसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, तो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, तो वहां भी अमेरिका का इतिहास पढ़ना होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ, मैं भी पढ़ता था, मेरे शिक्षक मुझे जो पढ़ाते थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो सिलेबस था वो पढ़ते थे। तो डेलाउसी ने क्या किया, डेलाउसी की खालसा नीति, डुप्ले ने क्या किया, क्लाइव ने क्या किया, वही मुगल का इतिहास पढ़ते थे। लेकिन हमारे बच्चे को इस देश के लिए गर्व रहे, इस प्रकार की कोई बात हमको हमारे इतिहास में नहीं थी। मैं इस स्टोरी इसलिए बताता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा ये हमारे देश की विशेषता है। दुनिया के कोई देश में इस प्रकार की परंपरा नहीं है, और हमारा सौभाग्य है कि आज इसी समय में भी जो गुरुकुल व्यवस्था अभी भी भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान 4000 गुरुकुल है। आचार्य देवव्रत जी भी गुरुकुल के संबंधित है, कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है। तो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, परंपरा थी, वो हमारे देश की परंपरा, लेकिन हमारे बच्चे इसकी अभी तो क्या है कि सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आ गया है,
गुरुकुल यानी कुछ धार्मिक शिक्षा दी जाती है वही गुरुकुल। वास्तव में ऐसा नहीं था। जो गुरुकुल परंपरा थी, सब प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, विद्या की व्यवस्था वहाँ थी। वहाँ घुड़सवारी भी सीखी जाती थी, वहाँ बाल विद्या भी सीखी जाती थी, युद्ध कला भी सीखी जाती थी, और अनेक प्रकार के संशोधन, रिसर्च, इनोवेशन इसलिए पूरी दुनिया से सब निकल गए थे भारत में। हमको केवल कोलंबस वास्को डी गामा की बात मालूम है, लेकिन आप जब इतिहास देखेंगे पूरा यूरोप, उसमें चारों ओर समुद्र है। फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्पेन है, सब जगह पर समुद्र है। और सभी देशों से जो निकलते थे वो भारत की ओर निकलते थे। क्यों? भारत में सब प्रकार का ज्ञान की पराकाष्ठा। ये जो प्रवीण भाई ने बताया मेरे दादाचार्य जी ने, ये ज्ञान की श्रेष्ठता क्यों प्राप्त की? क्योंकि जैसे कोई बाप सोचता है कि मेरा बेटा मेरा से सवाया हो जाए, माँ सोचती है मेरी बेटी मेरे से सवाई हो जाए, और गुरु भी इस प्रकार के थे कि मेरा शिष्य मेरे से सवाया हो जाए। इसलिए ज्ञान की परंपरा बढ़ती 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 थी। इसलिए विज्ञान टेक्नोलॉजी का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसमें हमारा देश का एक उच्चतम प्रदान था विश्व, इधर मैथमेटिक्स हो, मेटलर्जी हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, सब प्रकार का। आपको मालूम है कि पहले ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कोई दूरबीन नहीं थे, फिर भी एक्लिप्स ग्रहण कभी होगा, कब टच होगा, कब उसका मुक्ति होगी, घड़ी पर सेकंड सब कैलकुलेशन में पूरे तरह की कैलकुलेशन इधर होती थी। तो विश्व का श्रेष्ठतम ज्ञान भारत में था, और उसका जो था रीजन था, उसकी वजह थी वो गुरु शिष्य परंपरा। इस प्रकार की व्यवस्था से हमारा देश विश्व गुरु बना था। तो इस प्रकार के कार्यक्रम से नई पीढ़ी को भारत के बारे में, भारत के मूल्यों के बारे में कुछ जागरूकता आ जाए, इसलिए मैं भी सोचता था, 2-3 साल से सोचता था कि मैं भी मेरे गुरुओं को इधर बुलाऊं, लेकिन कुछ न कुछ व्यवधान आते थे। फिर बाद में कोरोना की वजह से भी ये कार्यक्रम नहीं हो पाता था, और मैं सोचता था उसी वक्त मुझे IMCT अधिकारी भी मिले, वो भी भारतीय मूल्यों के लिए अलग अलग कार्यक्रम पूरे साल भर करते हैं। उन्होंने बताया कि हमने इस प्रकार 10 से 11 टाइम पर और पूरे गुजरात में इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है। तो मैंने सोचा कि वही टाइम वो अच्छा रहेगा। तो उनकी प्रेरणा से, मेरी इच्छा से कार्यक्रम आज संपन्न होता है। और जब हमने सभी कॉलेजों पर परिपत्र किया, IMCTM की ओर से भी सभी यूनिवर्सिटियों को इसको परिपत्र किया, तो आज 3 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, और 10 से 11 इस प्रकार का जो कार्यक्रम सब जगह पर हो रहा है। और आचार्य जी, वो गर्व की बात है कि आपका जो प्रवचन होगा वो पूरे 3 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों पर वो प्रवचन लाइव होगा। बाकी कार्यक्रम संस्था पर होगा, अपनी संस्था के किसी ओर से, लेकिन आचार्य देवव्रत जी का प्रवचन वो सभी 3 लाख से भी ज़्यादा छात्रों और अध्यापकों वो आज सुनने वाले हैं। वो बड़े गर्व की बात है। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने इस कार्यक्रम में उनको अनुमति दी, और इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह से पूरे गुजरात में वो स्प्रेड भी हुआ। और मैं आपका खास आभारी हूँ। मेरे आमंत्रण से आप लोग जो सभाएं हैं सबका भी मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के
कुलाधिपति श्री आचार्य देवव्रत जी आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं माननीय राज्यपाल जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री वी मेहता जी, सेवानिवृत्त आचार्य आदरणीय श्री गुणवंत सिंह कोठारी जी, राष्ट्रीय संयोजक इनिशिएटिव फॉर मॉरल एंड कल्चर ट्रेनिंग फाउंडेशन, आदरणीय डॉक्टर के एम खैरजी कुल सचिव, उपस्थित गुरुजनों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं के लिए सचिव, सर्वप्रथम मैं गुरुपति महोदय को आज के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका धन्यवाद भी देता हूँ। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आज पूरे देश में अपना एक गौरवमय इतिहास स्थापित कर रही है। सैकड़ों कॉलेजेस जिसमें तकनीकी शिक्षा को युवा पीढ़ी जानकर आगे बढ़ रही है। ऐसे आज के इस परिवेश में गुरु शिष्य परंपरा के भाव को जिंदा रखने का उनका जो बहुत श्लाघनीय प्रयास रहा है, उसके लिए वो निसंदेह बधाई के पात्र हैं। आपने भारतीय जीवन मूल्यों को आज अपने गुरुजनों को इस यूनिवर्सिटी में बुलाकर जो उनका सम्मान किया है, आदर भाव प्रकट किया है और हम सबको इसमें सहभागी बना लिया, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जब सेठ साहब अपने गुरुजनों को सम्मानित करते घूम रहे थे तो मुझे अपने गांव का, जब मैं स्वयं 5वीं क्लास में पढ़ता था, मुझे अपने सारे गुरुजनों की स्मृति आ गई। और वो क्षण कितने आदरणीय थे, कितने महत्वपूर्ण थे, कितने प्रेरणा देने वाले थे। निस्संदेह अपने अतीत को जानने पर भविष्य की ढंग से निर्मित हुआ, उसका इतिहास वहीं से शुरू हुआ। मैं बैठा याद कर रहा था, मैं एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। प्राइमरी तक का स्कूल मेरे गांव में था। उन दिनों कोई पंखा नहीं था, बिजली की कल्पना नहीं थी, तार पट्टियां भी स्कूल से नहीं मिलती। घर से हम अपना आसन एक कंधे पर फैला पुस्तकों का होता था और बगल में वो आसन दबाकर जाते थे, उसी को बिछाकर बैठते थे और
क्लास समाप्त होने पर उसको लपेट करके घर ले आते, तो वो सारी यादें आज सेठ जी ने ताजा कर दी। और आपको आश्चर्य होगा, बहुत पुराना समय हो गया, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। एक गुरु का छात्र पर कितना प्रभाव होता है, और मुख्य रूप से बाल्यावस्था में। आज भी मेरे को तीनों गुरुजन के नाम याद है। एक थे श्री कृष्ण शर्मा जी, दूसरे थे श्री सतीश आहूजा जी, और हमारी एक मैडम थी संतोष मैडम। 3 अध्यापक थे मेरे विद्यालय में। आज भी वो नाम जो के तो मेरे को स्मरण, और ये नहीं, श्री कृष्ण शर्मा जी साइकिल चलाकर, सभी साइकिल पे आते थे, और हमारी मैडम पैदल अपने गांव से चलते आते। मुझे यूं भी याद है कि श्री कृष्ण शर्मा जी कैसे साइकिल पे चढ़ते थे और कैसे उतरते थे। धोती कुर्ता पहनते थे, आंख पे चश्मा लगाते थे। सतीश आहूजा जी जो लेडी साइकिल होती ना वो रखते थे, उनका कद थोड़ा छोटा था, तो उनको साइकिल पे चढ़ने में, लेडी साइकिल में वो सामने वाला डंडा नहीं होता था, तो उनको चढ़ने उतरने में आसानी होती थी। और किसी काम से भेजते थे तो वो साइकिल मुझे देकर भेजते थे, मेरे को बड़ा मजा आता था। तो आप विचार करो कि एक बालक के जीवन पर गुरु जी का कितना बड़ा उसके जीवन का असर पड़ता है। वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा उनका जीवन। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण ने कहा है, किसी भी बालक के निर्माण के आधार 3 लोग होते हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषों होगा। पहला गुरु बालक की मां और दूसरा उसका पिता और तीसरा उसका गुरु आचार्य अध्यापक। और इसी गुजरात की धरती पे एक महापुरुष पैदा हुए। आप तो उनको इतना नहीं जानते, लेकिन उत्तर भारत के घर घर में उस व्यक्ति के चित्र लगे हैं। इतना सम्मान उन्होंने प्राप्त किया, इतना किसी महापुरुष ने नहीं किया, जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। वो लिखते हैं, धन्य है वो संतान जिनको धार्मिक, सत्यवादी, जितेंद्रिय और परोपकारी माता पिता और गुरुजन प्राप्त हुए। वैसे तो गुरु का इतना ऊंचा स्थान है, और गुरु परंपरा सृष्टि के आदि से प्रारंभ हुआ। पहला गुरु कौन है? महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में लिखते हैं, स एष पूर्वे सामपि गुरु कारणमच्छेदा, अर्थात गुरुओं का भी गुरु जो आदि गुरु है, जो काल बंधन से रहित है, पूर्ण है, वो गुरु परमात्मा है, ईश्वर। वो गुरु क्यों है? क्योंकि उसी ने तो वेद का ज्ञान दिया। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के हृदय में प्रतिष्ठम जगत
कि उस परमात्मा ने उन ऋषियों के हृदय प्रदेश में बैठकर गुरु का रूप धारण करके इन ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और वहीं से गुरु परंपरा का प्रारंभ हुआ। परमात्मा ने ज्ञान वेदों का ऋषियों को दिया, ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिया और उनके शिष्यों ने अगलों को दिया और इसी तरह से ज्ञान की धारा प्रवाहित होती हुई आज हम तक पहुंची है। अब यदि आपका थोड़ा सा मन हो तो मन को थोड़ा सा केंद्रित करके आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। गुरु शिष्य परंपरा, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो बिना सिखाए कुछ भी नहीं सीख सकता, जबकि इस धरती पे असंख्य प्राणी, असंख्य प्राणी मनुष्य को छोड़कर धरती पे जितने भी प्राणी हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान लेकर के पैदा होते हैं और उसी ज्ञान से उनका जीवन चलता रहता है। उदाहरण के लिए अब मैं अध्यापक हूँ, आप भी बहुत अध्यापक बैठे हैं और क्लास बढ़िया तब चलती है जब हाँ उत्तर चलता है। गुरु जी बोलते रहे, शिष्य जी चुपचाप सुनते रहे, काहे की क्लास हो तो जीवन होना चाहिए कि नहीं विद्यार्थी। तो हाँ ना करके मेरे साथ विद्यार्थी और गुरु की परंपरा है आज का दिन, तो उसी तरह हमने आज इसको चलाना। थोड़ा समय है ना आपके पास, आप समझिए। एक गाय एक बच्चे को जन्म देती है, किसी भी प्राणी का बच्चा जन्म देता है। आप उस बच्चे को पैदा होने के कुछ ही समय बाद पानी में छोड़ दें, वो तैर करके पार हो जाएगा, हाँ या ना? अब उसको तैरने की ट्रेनिंग किसने दी थी? समझ में आएगी नहीं बात? ये ज्ञान ये प्राणी परमात्मा की ओर से लेकर के पैदा होते हैं, इसको बोलते हैं स्वाभाविक ज्ञान। ऐसे ही धरती पे जितने भी प्राणी वो जो ज्ञान लेकर के पैदा होते हैं वो ईश्वरी की ओर से स्वाभाविक ज्ञान है। लेकिन हम मनुष्य दुनिया के सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि जो बिना सिखाए कुछ भी नहीं सीख सकते। लेकिन दूसरा, इस मनुष्य में एक गुण बहुत बड़ा है कि जो सिखा दिया जाए वो सीख भी लेता है, और सीख ही नहीं लेता, सीख करके दूसरे को उसकी ट्रेनिंग भी दे सकता है। जबकि अन्य प्राणी में ऐसा नहीं। कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं लोग, डॉग ट्रेनिंग चलती है ना, तो जितना उसको सिखाया जाता है वो सीख लेता है, लेकिन वो डॉग सीख करके दूसरे डॉग को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। लेकिन मनुष्य ऐसा कर सकता है, मनुष्य ऐसा करता है। तो अब जो ध्यान करने की बात है, ये गुरु शिष्य परंपरा न होती तो ज्ञान का प्रवाह आज हम तक नहीं होता। बिना सिखाए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी नहीं सीख सकता। एक उदाहरण एक नहीं अनेक है दुनिया के इतिहास में। सीरिया में एक राजा था जिसका नाम था असुरबेनीपाल। ये सब भारतीय संस्कृति के देश हैं। आज क्या है वो आप देख रहे हैं। तो वहां एक शिलालेख मिला। राजा असुरबेनीपाल ने ये जानने के लिए कि मनुष्य को कुछ ना सिखाया जाए तो वो कुछ सीख सकता है या नहीं, तो उस लेख में
इस बात का विवरण पाया कि उस राजा ने अपने काल में कुछ ऐसे बालक जो अभी पैदा हुए थे उनको अपने यहाँ ले आए और गूंगी दाया के संपर्क में उन बच्चों को रखा। गूंगा जो व्यक्ति होते हैं ना बोल सकता ना सुन सकता, तो उनके संरक्षण में उन 8-9 बच्चों को पालने के लिए छोड़ दिया गया। जब वो बच्चे बड़े हो गए 7-8 साल के, तो उनके ऊपर परीक्षण किया कि इन्होंने क्या सीखा। 0/0 उसने खाना सिखाया, खाना सीख लिया। कपड़े चेंज करती थी, वो सीख लिया। जो दिनचर्या थी उससे अतिरिक्त, क्योंकि गूंगी दाया न बोल सकती थी न सुन सकती थी, वही स्थिति उन बच्चों की 8-9 वर्ष की आयु तक हुई और निर्णय हुआ कि बिना सिखाए मनुष्य का बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। अकबर के काल में भी ऐसा ही परीक्षण हुआ और सेम रिपोर्ट वहां पे आई। और आज भी कोई करे, लेकिन करना नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चे जुगे रह जाए। इसलिए इस बात को मानिए कि बिना सिखाए हम कुछ भी नहीं सीख सकते। अब मेरे से कोई यूं पूछे कि भाई आचार्य जी, आपने भाषण देना कहां से सीख लिया? ये साफ सुथरे कपड़े पहनने कहां से सीख लिया? आपने पढ़ना लिखना कहां से सीखा? सामाजिक व्यवहार कहां से सीखा? तो मेरा उत्तर क्या होगा? मेरा उत्तर होगा, ये मैंने अपने माता पिता से सीखा, अपने गुरुजन से सीखा और अपने समाज से सीखा। मेरा उत्तर ठीक है गलत है? यही है ना। अब देखिए, चलिए, अब मेरे माता पिता गुरुजनों से पूछो कि आपने कहां से सीखा, तो उनका उत्तर क्या होगा? यही होगा। और सृष्टि की उत्पत्ति को कितना काल हो गया? हम ये बोलते हैं ना, हम आज मान्य सेठ साहब ने जो बात की, हमने अपने इतिहास पर गर्व नहीं किया, अपने महापुरुषों पे गर्व नहीं किया। अरे दुनिया का एक ही देश था जो विश्व गुरु कहलाया, वो भारत था। जिन दिनों ढाका का मरमर माचिस की डिब्बी में बंद होता था, उस समय यूरोप के लोग बलकल वस्त्र पहन करके गुजारा करते। दुनिया को जीना हमने सिखाया, दुनिया को ज्ञान का प्रवाह हमने दिया, विश्व को साइंस, टेक्नोलॉजी, गणित की विद्या भारत ने दी। खगोल विद्या का जो ज्ञान था वो दुनिया में भारत विश्व का गुरु था। एक देश प्रसूतस्य सकाशादल प्रजनन स्वयं स्वयं चरित्र से खेल पृथ्व्याम सर्वमा। इस देश के महर्षि मनु ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के बोला, ऐ दुनिया के लोग, यदि तुम अध्यात्म विद्या पाना चाहते हो, साइंस टेक्नोलॉजी की विद्या पाना चाहते हो, तो अपने अपने देश से बिस्तर बांध करके भारत के इन गुरुजनों के चरणों में आओ, ये विद्या तुम्हें याद होगी। ये हमारा इतिहास। आज तो हम गर्व करते हैं ना, मेरा बेटा अमेरिका में, ये कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ये फलाने देश में। दुनिया के लोग गर्व करते थे कि मेरा देश, मेरा बालक भारत के ऋषियों के चरणों प्राप्त करने के लिए। यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, जिनमें सभी विषयों की पढ़ाई होती, और भारत के ये गुरुजन लोग उनको उस विद्या का ज्ञान दिया था। तो सृष्टि की उत्पत्ति का काल कितना है?
साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि इस दुनिया को बने लगभग 2 अरब साल हो गए। आपकी यूनिवर्सिटी तो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, साइंटिस्ट ये मानते हैं दुनिया के संसार को बने लगभग 2 अरब साल हुए। और हमारे ऋषि पता क्या कहते हैं? लगभग नहीं, 1,08,53,122 वर्ष हुए। ये है भारतीय टेक्नोलॉजी, ये है भारत की विद्या। लगभग नहीं, पक्का प्रमाण। ये हमारी विद्या का महत्व है जो इन गुरुजनों के द्वारा मिला। और कैसे विद्या का प्रवाह हुआ मैं बता रहा था। मैंने सीखा अपने माता पिता गुरु समाज से, और उन्होंने अपनों से तो कहां तक जाना पड़ेगा बताइए? धरती के पहले व्यक्ति तक जाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि बिना सिखाए तो कोई सीख नहीं सकता। तो कौन है पहले गुरु? कौन मिले? 4 ऋषि, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये उनके 4 नाम। और वो चारों वेदों के ही पूर्ण ज्ञाता थे। क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उनसे पूछा तुम्हारा गुरु कौन था? तो उन्होंने कहा स एषा गुरु सामपि गुरु कारण कि हमारा गुरु परमात्मा। और उस परमात्मा ने हृदय प्रतिष्ठम जनजीवम, हृदय प्रदेश में बैठ करके उस ज्ञान को, वेद के ज्ञान को हमें दिया। और वो ज्ञान विकसित होता है गुरु शिष्य परंपरा से आज तक हमें प्राप्त हुआ उपनिषदों के रूप में। वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ श्लोक सूत्र ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में, शास्त्रों के रूप में। और बाद में उसी ज्ञान के प्रवाह को भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में, कहीं रामायण महाभारत के रूप में। और भारत के ज्ञान की परंपरा अनादि काल से गुरु शिष्य परंपरा से हमको प्राप्त हुई। तो अपने देश में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना। प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया में 2 ही प्राणी ऐसे हैं जो अपने संतानों का सबसे बड़ा हिस्सा है, एक गुरु और एक माता पिता। दुनिया में हर कोई व्यक्ति हर किसी से आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी से नीचा नहीं रहना चाहता। लेकिन संसार में ये 2-3 प्राणी हैं, एक माँ, एक पिता और एक गुरु। जब उनके शिष्य का, उनके संतान के बढ़ने का अवसर आता है तो उनकी उन्नति के सामने ये घुटने टेक देते हैं और चाहते हैं कि हमसे भी आगे बढ़े। दुनिया में कोई किसी से नीचा नहीं रहना चाहता। आज मेहता साहब हमारे बीच में बैठे हैं, 90 वर्ष से ऊपर की आयु। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि उनके हाथ का पौधा आज वट वृक्ष रूप बन करके यूनिवर्सिटी का वाइस बैठे। ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है कि मानते हैं कि मैं चिराग की तरह जल करके मैंने जो प्रकाशित करना चाहा था वो मेरा प्रकाश रूप आज कुलपति महोदय के रूप में। तो इससे बड़ी प्रसन्नता दुनिया में किसी को नहीं हो सकती। ये वो लोग हैं जो स्वार्थी नहीं। और मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। माता पिता एक स्थान पर आकर थोड़े से स्वार्थ में घिर जाते हैं। उनको पता है बुढ़ापा है और बुढ़ापे में लाठी की जरूरत पड़ेगी और वो लाठी तेरे बेटा बेटी हो सकते।
लेकिन ये गुरु तो ऐसा प्राणी है कि उसकी भी इच्छा नहीं। जो आप कमाएंगे, आप जो वेतन लेंगे, उसको भी बंटवाने की इच्छा नहीं है। उसकी केवल और केवल एक इच्छा है कि मेरे सानिध्य में पड़ा हुआ मेरा विद्यार्थी, मेरा छात्र दुनिया में जहां भी आए जाए तो वो अपना नाम रोशन, अपने कुल का नाम बढ़ाए, अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाए, और मेरे को ये खुशी हो कि जो काम कर रहा है वो मेरे सानिध्य में रहा, मेरे संपर्क में रहा, मेरा विद्यार्थी रहा, बस इतना ही उसके लिए पर्याप्त है। कितना बड़ी महानता की बात। तो हमारे यहाँ बहुत ऊंचा स्थान इस देश में गुरु का। गुरु जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु नाम है अंधेरे का और रू नाम है प्रकाश का। जो अपने विद्यार्थी को अंधेरे से निकाल करके प्रकाश में ले, जो उसके अज्ञान अंधकार को निकाले, जो ज्ञान का प्रकाश उसमें जगा दे, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या कौन सी है? जो तीनों तापों से मुक्त करती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, के तीन ताप। विद्या वो है जो इन तीनों प्रकार के आने वाले कष्टों से मुक्ति दिलाए। और यदि ये मुक्ति है तो व्यक्ति की पूर्णता है, और इस पूर्णता का आधार यदि कोई है तो वो गुरु, अध्यापक है, आचार्य। आचार्य कसम निरुक्त शास्त्र। उसने पूछा आचार्य कस्मात, आचार्य कौन है? कौन है गुरु कहलाने का अधिकारी? कौन है अध्यापक? तो वहां उत्तर दिया महर्षि व्यास ने, आचार्य ग्राह्यति थी आचार्य, कि जो अपने सानिध्य में आए हुए शिष्य का, उसके जीवन के निर्माण का जो ठेका लेगा, और ठेका कौन लेगा? यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करो। गुरु वो है जिसका अंदर जो है वही वाणी है, और जो वाणी में है वही कर्म में है। जो दो तरह की लाइफ नहीं, प्यारे बंधुओं, ये डबल लाइफ जीने की कला यूरोप में, इन भारत के गुरुओं ने नहीं। यहाँ तो एक ही तरह की जिंदगी। आज हम क्या बोलते हैं पढ़े लिखे अल्ट्रा मॉडर्न, कि अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई कुछ नहीं करे, आपको क्या दिक्कत है? आपकी पब्लिक लाइफ ठीक होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये गुरुजन पूछते कि जिसकी प्राइवेट लाइफ गंदगी का नमूना है, उसकी पब्लिक लाइफ कभी अच्छी हो। और जो प्राइवेट लाइफ में दारू पिए, प्राणियों को मारकर खाए, झूठ बोले, मक्कारी करे, प्रेम करे, रिश्वत ले, ब्लैक मार्केट करे, और पब्लिक लाइफ में भाषण झाड़ता रहे, तो भारत के ऋषियों को, यहाँ के गुरुओं को ये मान्यता मंजूर नहीं रही। ये हमारा कल्चर ही नहीं था। यहाँ तो एक ही तरह की जिंदगी थी, जो बोला जाए वो किया जाए। ये जीवन दर्शन भारत की गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा पीढ़ियों को मिलता है, और उससे कितना सुंदर समाज, कितना सामंजस्य था, कितनी एकता, प्रेम, भाईचारा समाज था। आज वो सब टूट रहा है। ये परंपराएं लुप्त हो गई। यहाँ नारा दिया जाता था बालक को, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कि मां देवता, पिता देवता, गुरुजन देवता, अतिथि लोग देवता, ये पढ़ा जाता। आज हम बहुत पढ़े, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों में चलते,
धन से तिजोरियां भरी पड़ी, सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ में मां की चारपाई के लिए जगह नहीं। पिता बूढ़े के सम्मान का भाव समाप्त हो गया। एक विद्यार्थी सामने आके गुरु को देखकर के रास्ता बदल देता है कि बूढ़ा आ रहा है, नमस्ते करनी पड़ेगी। आज हमने इस वर्तमान शिक्षा पद्धति में ये पैदा किया। एक वो जमाना था, इस देश का राजा की सवारी आती थी और सामने से ब्राह्मण गुरु निकलता था तो राजा की सवारी खड़ी हो जाती थी। हाथी से नीचे उतरकर गुरु के चरणों में अभिवादन होता था। ये इस देश का संस्कार है। और जहां गुरु में इतना सम्मान था तो गुरु भी तो सब कुछ उड़ेल देता था, अपने ज्ञान की धारा बालक को पूर्ण देता था और उसका पूर्ण समग्र विकास, ये हमारी परंपरा का भाग है। आज मैं सेठ साहब को बधाई देता हूँ कि आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो साइंस की यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में भारत की प्राचीन व्यवस्था का ये कार्यक्रम अद्भुत है। इसी की बहुत बड़े साइंटिस्ट कहते हैं, उन्होंने बोला था साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। जब तक साइंस और धर्म, धर्म और साइंस एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे, वहां पर शांति, भाईचारा, एकता, मानवता, सहिष्णुता का उदय नहीं हो सकता। ऐसे स्थानों पर जब गुरुओं की चर्चा हो, धर्म की चर्चा हो, मानवीय जीवन मूल्यों की चर्चा हो और उसी के साथ साइंस टेक्नोलॉजी विकसित होंगे तो ये मानव के निर्माण में सुख का आधार बन पाए। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रोफेसर नवीन सेठ जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारत की इस परंपरा को आज के इस गुरु पूर्णिमा का दिन, इसके महत्व को सही अर्थों में व्यवहारिक रूप प्रदान किया और अपने किशोर और बाल्यावस्था के गुरुजनों का स्मरण किया। और ये तो भाग्यशाली है कि इतने भले गुरु मिले कि वो अपनी दिनचर्या के कारण, अपनी जीवन शैली के कारण 90 वर्ष के होकर के भी जवानों जैसे मजबूत रहे। ये प्रेरणा कैसे आदर्शी हो गए। अब वाले गुरु जी तो पता नहीं किन किन खान पान से गुजर रहे हो, किन किन पिज्जा बर्गर में उलझे हो और पीने की जो चीज है उनके नाम लेने की जरूरत नहीं। और इनकी दिनचर्या सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होगा, योग प्राणायाम इनकी दिनचर्या होगी, सात्विक शुद्ध खान पान इनका होगा, सात्विक विचारों का परिणाम इस आयु का कारण है। तो इससे बड़ा प्रमाण ये जो गुरुजन जो अपने उस काल में भी देते रहे और आज मुख बन करके भी दे रहे हैं, तो ये हमारे आदर्श हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, माता पिता का सम्मान होना चाहिए, ये हमारे देवता हैं। और आज जो शपथ पत्र हम सब ने पढ़ा, अब वर्षा काल है, हम एक संकल्प आज के दिन लेकर के गए कि अपने विवाह एनिवर्सरी पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने खुद के जन्मदिन पर संकल्प लें कि एक पौधा लगाएंगे और उसको पालने का भी काम करेंगे। लगाएंगे नहीं, पालने का भी काम करेंगे। यदि हम ऐसा कर पाए तो भगवान की इस व्यवस्था में सहयोगी बने। आज पानी दूषित हो,
हवा दूषित हो गई, अन्न दूषित हो गया, फल दूषित हो गया, बीमार पड़े, अस्पताल भरे पड़े हैं, क्योंकि आज हमारा सिस्टम जीवन का बदल। मॉडर्न तो बनना था, अल्ट्रा मॉडर्न नहीं बनना था कि अपने जीवन मूल्य भुला दिए, न उठने का समय, न सोने का, न खाने का, न तरीके से जीने का। ये सब चीजें गुरुजन लोग उस समय सिखाते थे और भारतीय जीवन मूल्यों के विरुद्ध आयुर्वेद इसका ज्ञान देता है। और हम अपने उस पराक्रम ज्ञान को अपने जीवन का अंग बनाए और इस जीवन को सही अर्थों में सार्थक कर पाए, मानवता और विश्व का कल्याण कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस पवित्र गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सब गुरुजनों को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम पूर्ण समर्पण भाव से आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में कसर नहीं छोड़ेंगे। बालक का निर्माण परिवार का निर्माण, परिवार का निर्माण समाज का निर्माण, समाज का निर्माण राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण विश्व का निर्माण, और इसी में ही वसुधैव कुटुंबकम झलकता है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा चिंतन है। इसको जिंदा करना मानवता के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी की आखिरी वचनों के लिए जीतू परिवार उनका हार्दिक धन्यवाद देता है। अब मैं आप सभी से राष्ट्र गान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का विनम्र अनुरोध करती अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया कार्यक्रम की गरिमा को बनाते हुए सभी अपने स्थान पर ही रहें। संस्कृत सिखाते थे। टीचर
आचार्य वंदना कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।